जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का पार्ट 2। यानी कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके सामने कार्बनिक रसायन यानी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा समाप्त करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वन शॉट वीडियो के माध्यम से हम इसी प्रकार से आपकी तैयारी रेगुलर करा रहे हैं। तो यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो पे मैं आपके सामने यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 14 यानी कि हाइलो एल्केन एवं हाइलो एरीन से लेकर ठीक है जैव अणु तक पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो कार्बनिक रसायन है वो आपका आज के इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को आपके सामने अच्छे तरीके से मैं सॉल्व करूंगा। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सभी को पूरा अच्छे तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। प्रयोगशाला विधियों को भी देखेंगे। तो एक एक करके आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। यहाँ पर एक भी स्किप आपको नहीं करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन चैप्टर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ट्राइक्लोरोमेथेन को गहरी रंगीन बोतलों में, देखिए आप ट्राइक्लोरोएथेन को मतलब यहाँ पर समझ रहे हैं, मेथेन को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। तो कह रहा है कि ट्राइक्लोरोमेथेन को गहरी रंगीन बोतलों में संग्रहित यानी कि रखते हैं। संग्रहित मतलब रखना, ठीक है, एकत्र करके रखना। तो संग्रहित करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, इसका एक रीजन है, आपको वो बताना है। तो चलिए इसका मैं आपको देखिए अच्छे तरीके से आंसर आपको बता देता हूं। यहां पर इसका बहुत ही सॉलिड आंसर है कि जो आपका ट्राइक्लोरोएथेन होता है, सॉरी मेथेन होता है, यानी ट्राइक्लोरोमेथेन जिसे आप लोग क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर अत्यधिक विषैली गैस फास्फीन यानी कि COCl2, ठीक है, यहां पर जो COCl2 है ये क्या है, फास्फीन है, जो कि एक विषैली गैस होती है। तो COCl2 बनाता है, ठीक है। इसी रीजन से इसको रंगीन बोतलों में रख दिया जाता है। जैसे अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊं तो यहां पर आपके सामने देखिए इसकी अभिक्रिया मैं कराता हूं, समझिएगा थोड़ा सा। पहले आपको क्या लेना है, ट्राइक्लोरोमेथेन यानी कि इसमें लेना है क्लोरोफॉर्म। अब हमें पता है कि क्लोरोफॉर्म जो होता है इसका फॉर्मूला होता है CHCl3, ठीक है, ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। अब क्लोरोफॉर्म को अगर यहाँ पर आप जो है खुले में छोड़ देंगे तो ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करेगी प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए रंगीन बोतल रहेगी तो उसमें प्रकाश भी नहीं पहुंचेगा और ऑक्सीजन यानी वायु भी नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए इसको रखते हैं। अब देखिए जब यहाँ पर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो यहाँ पर कर देंगे हाफ O2 यानी ऑक्सीजन, और इसमें यहाँ पर जो मतलब रिएक्शन जो होती है वो किसकी उपस्थिति में होती है, तो प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में। तो प्रकाश जब उपस्थित रहेगा तो ये रिएक्शन करके यहाँ पर बना देगा फास्फीन यानी कि COCl2, ये फास्फीन बनता है और इसी में आपके यहाँ पर बन जाएगा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसलिए इसको जो है रंगीन बोतलों में रख दिया जाता है। इससे ये जो रिएक्शन हुई है ये रिएक्शन नहीं हो पाती और हमारा जो क्लोरोफॉर्म है वो सेफ बचा रह जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए, काफ़ी छोटा सा एक रीजन है लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा चाहे कोई भी रीजन हो, ठीक है। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन को आप समझ गए, इसी प्रकार से आपको कराना है कि और अगर यहाँ पर इसका रीजन पूछता है तो आप बता देंगे कि अगर ट्राइक्लोरोमेथेन को खुले में छोड़ देंगे तो वह वायुमंडलीय ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फास्फीन गैस बना देती है, जो कि एक बहुत ही विषैली गैस होती है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ये भी काफी मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाइलो एल्केन में, ठीक है, हाइलो एल्केन में एकाण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन जिसे आप SN1 रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, SN1 और SN2 ये दोनों रिएक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछली बार बोर्ड एग्जाम में ये आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको SN1 आपको बताता हूँ, SN2 आप पढ़ सकते हैं, बाकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो हाइलो एल्केन में एकाण्विक, इसे आप क्या बोल सकते हैं, एकाण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, ये इसका नाम है SN1 रिएक्शन का। अब देखिए ये रिएक्शन क्या होती है, इसको आपको कह रहा है कि समझाइए। चलिए मैं आपके सामने रखता हूं यहाँ पर, इसको पहले थोड़ा थ्योरी पढ़िए फिर मैं आपको रिएक्शन भी अभी करा देता हूं। थ्योरी आपकी यह है कि यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। सबसे पहले 2 स्टेप में आपकी जो रिएक्शन है ये कंप्लीट होगी, कितने, 2 स्टेप में। तो 2 पदों में संपन्न होती है। इसमें पहले पद में एल्किल हाइलाइड, ठीक है, समझिएगा यहाँ पर अभी जब रिएक्शन कराऊंगा तो इसको आप यहाँ पर देखेंगे अच्छी तरीके से। इसमें पहले पद में एल्किल हाइलाइड, ठीक है, एल्किल हाइलाइड धीरे धीरे बिस्मांग विदलन के द्वारा विदलित होकर, विदलित मतलब
ये अलग अलग बंट जाते हैं, ठीक है। विदलन मतलब बंट जाना या खंडित हो जाना, टूट जाना, ठीक है। तो विदलित होकर कार्बोधनायन उत्पन्न करता है। कार्बोधनायन का मतलब ये है कि एक धनायन होगा, एक ऋणायन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एल्किल समूह होता है वो आपका यहाँ पर नेगेटिव रहता है। और इस प्रकार से रिएक्शन अभी यहाँ पर जैसे करेंगे तो समझ जाएंगे कार्बोधनायन क्या है। तो कार्बोधनायन कहता है कि उत्पन्न करता है प्राप्त कार्बोधनायन, जो आपको प्राप्त होगा, ठीक है, जो धनायन होगा, दूसरे पद में तीव्रता से नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद देता है। जैसे आप यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, हम लोग पहले लेते हैं पद एक, यानी कि फर्स्ट स्टेप, ठीक है। पद यहाँ पर फर्स्ट कह रहा ना कि 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो देखिए पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में कह रहा है कि इसमें पहले पद में एल्किल हाइलाइड। अब यहाँ पर लेंगे क्या हम लोग, एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड के तौर पर यहाँ पर आप लोग R और X, ठीक है। X आप जानते हैं ना, ये कोई एल्किल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर कोई हाइलाइट समूह होता है ये। इस प्रकार से यहाँ पर RX हमने लिया। अब इसमें कह रहा है कि पहले पद में जो रिएक्शन होगी वो क्या होती है, धीरे धीरे होती है, यानी मंद गति से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इसमें जो रिएक्शन है यहाँ पर पहले में वो आपकी मंद गति से होगी, ठीक है, मंद गति से। इसके बाद जब यहाँ पर मंद गति से रिएक्शन होती है तो ये किस में टूटता है, ये कह रहा है कि विदलित होकर कार्बोधनायन उत्पन्न करता है, यानी जो R है और ये X है, ठीक है। तो R आपका पॉजिटिव यहाँ पर टूटेगा और ये आपका X जो है ये नेगेटिव। इस प्रकार से ये 2 पदों में टूट गया पहले स्टेप में, ठीक है। इस प्रकार से होगा। फिर इसके बाद कह रहा है कि विदलित होकर कार्बोधनायन उत्पन्न करता है प्राप्त कार्बोधनायन, जो यहाँ पर हमें कार्बोधनायन प्राप्त हुआ है R+, ये दूसरे पद में तीव्रता से नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो चलिए दूसरा यहाँ पर देखिए पद नंबर 2 हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया। अब यहाँ पर दूसरा पद देखिए क्या कहता है, सेकंड स्टेप, इस प्रकार से, ठीक है। अब दूसरे पद में आपको लेना क्या है, यहाँ पर कार्बोधनायन लेना है, ठीक है, आपसे कहा भी गया है। तो कार्बोधनायन मतलब कि यहाँ पर R+ हमने लिया और इसमें आप क्या लेंगे यहाँ पर, और आपको लेना है यहाँ पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक, जो कि होता है यहाँ पर OH-, ठीक है, ये हो गया। और फिर आपका ये क्या करता है, रिएक्शन जो होता है ये तीव्र गति से होता है, यानी कि कह रहा है कि दूसरे पद में तीव्रता से रिएक्शन होती है। तो ये दूसरा जो स्टेप है ये आपका तीव्रता से पूरा हो जाएगा, तेजी से, ठीक है। और यहाँ पर बनता क्या है, तो बनता है भैया यहाँ पर आपका ROH, यानी कि एल्कोहल ग्रुप, ठीक है। इस प्रकार से ये जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं क्या, SN1 अभिक्रिया या SN1 रिएक्शन, ठीक है, या हिंदी में कहें तो एकाण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये इसका नाम है। काफ़ी यार इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके सामने रखा है। और आप जानते हैं कि देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए इजी भी है और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो इतना इजी भी नहीं है। इसलिए अभी से मेरे साथ जुड़ जाइए, आप इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए कि ऐसा नहीं कर पाएंगे वैसा नहीं कर पाएंगे, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए पूरा सोल्यूशन के साथ जहाँ पर मिले आप वहाँ से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन यार इंपॉर्टेंट है। आपसे मैं भी बता सकता हूं कि आप 50 क्वेश्चन पढ़ लो और उनसे आपका आ जाएगा, लेकिन देखिए मैं जो 50 क्वेश्चन बताता हूं उनका मैं आपको सोल्यूशन भी करवाऊंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको अच्छी तरीके से मेहनत अब शुरू कर देना है, ठीक है, टाइम भी काफी कम है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब चलिए आपके सामने यहां पर मैं रखता हूं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या रहा है कि राइमर टीमन अभिक्रिया समझाइए, ठीक है, राइमर टीमन अभिक्रिया को समझाइए, ये भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर लीजिए क्या, को कर लीजिए, क्योंकि आपको बताना है ये रिएक्शन क्या होती है, राइमर टीमन अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पर इसको आप पहले थ्योरी को पढ़िए, फिर इसका मैं रिएक्शन आपके सामने करा देता हूँ। थ्योरी है कि जब फिनाल, ठीक है, फिनाल इसमें आया है तो यहाँ पर फिनाल की अभी हम संरचना बनाएंगे। तो कह रहा है कि जब फिनाल क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, एल्कोहलिक KOH के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो यहाँ पर बनता है सैलिसिलएल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसिलएल्डिहाइड, ठीक है। तो ये बनता है जिसे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड कहते हैं। ये आपका भैया क्या है, राइमर टीमन अभिक्रिया है, ठीक है। तो चलिए राइमर टीमन को आपको यहाँ पर समझाना था, तो अब चलिए यहाँ पर इसको कर देते हैं, ठीक है। ये को जो है आपका यहाँ पर लगा दीजिएगा, इससे सही हो जाएगा। तो चलिए इसकी रिएक्शन आपको पहले फिनाल लेना है, तो हम यहाँ पर देखिए फिनाल की बनाएंगे क्या, संरचना। फिनाल आप लेके यहाँ पर बेंजीन आप बना सकते हैं या तो आप फार्मूला भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आप, मैंने कई बार आपको बताया कि बनाना आप लोग सीख लीजिए, आपको ये काम आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। और यहाँ पर फिनॉल मतलब कि OH ग्रुप आपका जुड़ेगा, ठीक है, ऊपर। ये हो गया हमारा क्या, फिनाल। अब इसमें क्या लेना है आपको, यहाँ पर KOH लेना है, तो यहाँ पर लेंगे KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
इसको ले लिए और यहाँ पर 3 कर दीजिए। इतना करने के बाद आपको पुनः से यहाँ पर क्या लेना है, क्लोरोफार्म लेना है, क्योंकि कहा गया ना कि जब फिनाल, क्लोरोफार्म तथा एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो 3 आपको यहाँ पर यौगिक लेने हैं अभिकारक में, ठीक है। अब यहाँ पर CHCl3 यानी क्लोरोफार्म भी रहेगा। फिर हमारा क्या होता है, ये रिएक्शन हो जाता है और कह रहा है कि यहाँ पर इस मिश्रण को करते हैं गर्म। एक एक स्टेप समझिए, मैं आपको यहाँ पर इसीलिए बता रहा हूँ कि जिन बच्चों को अभिक्रिया कराना नहीं आता वो यार मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आप मेरे चैनल से सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन पढ़ लीजिए और आपको यार रिएक्शन ना अच्छे समझ में ना आ जाए तो आप लोग अनसब्सक्राइब करके निकल जाइएगा। चलिए इसको हम लोग कर देते हैं गर्म। अब जब गर्म करेंगे तो देखिए ये जो अयौगिक है आपका फिनाल, ये तो यहाँ पर एक संरचना तो बनेगी ही, तो चलिए फिर से बना लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। ये आपका हो गया एक यहाँ पर इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर हमने सर्किल बनाया, इसको एक स्टेप और बनाया जा सकता है इस प्रकार से। एक यहाँ पर खींचिए, इसको छोड़कर आप यहाँ पर खींचिए, इसको छोड़कर आप यहाँ पर, इस प्रकार से भी बनता है ये, ठीक है। इसको बनाए और फिर कह रहा है कि आर्थो हाइड्रोक्सी, आर्थो मतलब यहाँ पर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि OH जुड़ेगा। फिर इसके बाद रहा है हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, तो यहाँ पर आपका दूसरे नंबर पर जुड़ेगा बेंजल्डिहाइड में CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। इसे बोलते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये आपका हो गया। और यहाँ पर बचेगा क्या, तो आपको पता है कि देखिए जो आपका KOH है तो K आपका यहाँ पर अलग से और ये Cl3 है, तो यहाँ पर जो आपका जो बनेगा वो देखिए 3K और ये Cl3, यहाँ पर 3 सामने लगा दीजिए, 3K Cl आपका बच गया, ठीक है। इसके अलावा अभी क्या बचेगा, तो और बच जाएगा 3H2O, इतना बनेगा। तो ये जो रिएक्शन है आपकी क्या है, ये राइमर टीमैन अभिक्रिया, या इसे रीमर टीमैन भी कहीं कहीं पर लिखा जाता है, तो आप मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, बस बाकी रिएक्शन यही है। और ये जो बना है इसे ही बोलते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि फ्रियान 12, ठीक है, फ्रियान 12 एवं DDT के उपयोग बताइए। DDT मतलब होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो अब आपको फ्रियान 12 और DDT के उपयोग बताना। चलिए सबसे पहले फ्रियान 12 को समझिए। देखिए दोस्तों जो फ्रियान 12 होती है, फ्रियान जो होती है देखिए आपके घरों में फ्रिज जरूर होगा, ठीक है, फ्रिज जो पानी को ठंडा कर देता है, वार्म बना देता है इस प्रकार से, तो फ्रीजर आप जानते हैं, तो उसमें देखिए फ्रियान गैस भरी जाती है। सबसे पहले समझिए जो आपका फ्रीजर होता है उसमें एक गैस भरी होती है जिसको फ्रियान बोलते हैं, ठीक है, यही गैस। तो फ्रियान 12 को देखिए यहाँ पर आप समझिए क्या होता है इसका उपयोग। तो कह रहा है कि यह है एरोसॉल, प्रणोदक, प्रशीतक तथा वायु शीतलन में उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्रशीतक या वायु शीतलन का मतलब क्या, जैसे यही आपकी जो है फ्रीजर में गैस उपयोग की जाती है, तो इसका एक उपयोग है, ये एक प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। तो फ्रियान 12 की ये उपयोग है, आप इन प्रकार से लिख सकते हो। बाकी आप इसको नंबर डाल के भी लिख सकते हैं कि फ्रियान 12 का उपयोग एरोसॉल के रूप में, फिर उसके बाद नंबर 2 डाल दीजिए, इसका वायु शीतलन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसको आप देखिए आप बना सकते हैं नंबर डाल के, बाकी मैंने एक ही लाइन में बता दिया है, तो आप समझ गए होंगे कि यह एरोसॉल, प्रणोदक, प्रशीतक तथा वायु शीतलन में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं, आपका DDT समझिए। देखिए DDT काफी इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने यहाँ पर इसका फुल फॉर्म बता दिया, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है, DDT। तो DDT का उपयोग कीटनाशी, देखिए यहाँ पर यार क्या लिख गया, सॉरी कीटनानी लिखा है, तो इसको कर देंगे नाशी, मतलब कीटों का नाशक है, ठीक है। तो कीटनाशी के रूप में किया जाता है, परंतु जीवों में इसके सतत अंतर्ग्रहण से उत्पन्न विषैले प्रभावों के कारण इसे प्रतिबंधित कर दिया जाता है। देखिए इसका एक रीजन है, समझिएगा, जो DDT है, ठीक है, DDT ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है और अभी भी किया जाता है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां पर ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब उस टाइम से जो है इसका काफ़ी ज़्यादा हानिकारक प्रभाव जानने को मिला था, क्योंकि कीटनाशक के रूप में इसका मतलब उपयोग किया गया था, छिड़काव किया गया, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हानिकारक कैसे निकली, जो कि लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब हानिकारक थे उनके बॉडी के लिए, या कह सकते कि एक प्रकार से हानि पहुंचाई, जिसके रीजन से इसको क्या किया दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये कुल मिलाकर जो अगर कहीं पर भी आता है DDT का नाम, तो आप समझ जाइए कि वो कीटनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और बाकी फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये 4 क्वेश्चन आपके लिए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। 5वां क्वेश्चन कह रहा है गार्टनमान अभिक्रिया को समझाइए। चलिए अभी हमने क्या देखा था, देखिए राइमर टीमैन अभिक्रिया मैंने आपको बता दिया,
अब हमारे सामने क्या आ चुका है, गाटरमान अभिक्रिया। चलिए इसको भी आपके सामने रखता हूं मैं अच्छे तरीके से। बाकी यार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरी भी कुछ हेल्प हो सके और मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट लाता रहूं, ठीक है। क्योंकि यार मोटिवेशन अगर बना रहेगा ना तो आप समझते हैं कि अगर मोटिवेशन है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। बाकी अगर आपके ही अंदर मोटिवेशन नहीं होगा कि मुझे बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप भी देखिए अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। इसीलिए कहता हूं कि आप जुड़े रहिए, बाकी मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करता रहूंगा। गाटरमैन अभिक्रिया को समझाइए। इसका देखिए यहाँ पर रिएक्शन है कि इस अभिक्रिया में बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण व HCl के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। भैया आपको समझ जाना है कि जहां पर भी गाटरमान अभिक्रिया का नाम आता है वहां पर बनेगा क्या, क्लोरोबेंजीन। अब जब क्लोरोबेंजीन बन जाएगा तो आप जान जाएंगे यहां पर कि डाइअजोनियम क्लोराइड जरूर होगा और यहां पर कॉपर चूर्ण आपको ले लेना है एक उत्प्रेरक के रूप में। तो चलिए आपके सामने पूरा यहां पर मैं रिएक्शन को अच्छे तरीके से करा देता हूं, बाकी टेंशन आपको नहीं लेना, ठीक है। देखिए इसमें आपको सबसे पहले लेना है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है C6H5N2Cl। ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। मैं यहाँ पर चलिए नाम लिख देता हूँ क्योंकि आप लोग भुला जाते हैं फिर, ठीक है। बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। अब आप इतना समझ जाएंगे, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड हो गया। और इसकी रिएक्शन करानी किसकी उपस्थिति में, कॉपर चूर्ण और HCl की उपस्थिति में। तो यहाँ पर आप लोग Cu या HCl इसको ले लेंगे, ठीक है। ये कॉपर चूर्ण हो गया या HCl हो गया। अब इससे जब बनता क्या है तो यहाँ पर बनता है क्लोरोबेंजीन, मतलब यहाँ पर बनेगा C6H5Cl, ठीक है। ये हो गया क्लोरोबेंजीन और यहाँ पर आपका इससे मुक्त क्या हुआ, नाइट्रोजन N2। तो N2 आपकी क्या है, ये गैस आपकी इससे मुक्त हो गई, ठीक है। इसको आप ऊपर की तरफ, ये क्या होता है, गैसीय अवस्था को दर्शा रहा है। इस प्रकार से ये बन गया आपका। अब देखिए इस प्रकार से जब ये हो गया तो इसमें बस इतना ही करना है आपको, ये होगी गाटरमान अभिक्रिया। बाकी यहाँ पर मेन जो हमारा उत्पाद बना वो है क्लोरोबेंजीन, इसको आप क्लोरोबेंजीन बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब हमारे पास आ चुका है भैया क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि क्लोरोफार्म के उपयोग बताइए। देखिए जो आपको मैंने बताया क्लोरोफार्म जिसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है, आखिरकार इसका उपयोग क्या है, आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कभी ना कभी। तो चलिए इसका देखिए उपयोग आप समझ लीजिए। नंबर 1 है 30% ईथर में इसका विलयन शल्य चिकित्सा के में निश्चेतक के रूप में किया जाता है, ठीक है। किसमें, शल्य चिकित्सा में। अब ये हो गया फर्स्ट आपका उपयोग इसका। सेकंड है दवाइयों के रूप में। तीसरा है आपका यहाँ पर, थर्ड है जीवाणुनाशक के रूप में। चौथा है यहाँ पर दोस्तों सुगंधित पदार्थ के रूप में। आप सोच रहे होंगे कि भैया ये तो क्लोरोफार्म है। तो देखिए जो आपके इत्र वगैरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें आपने देखा होगा। अब देखिए एल्कोहल भी आप देखेंगे, जैसे आपका जो स्प्रे आता है ना, स्प्रे जो कपड़ों में आप डालते हैं, कभी आपने सोचा होगा कि उसकी सुगंध कुछ ऐसी होती, लगता है कि उसमें जैसे कि आपकी अल्कोहल की मात्रा है। आप देखे होंगे, कभी आप अगर नहीं देखे तो एक बार चेक करिएगा। जो स्प्रे होता है उसमें अल्कोहल की कुछ मात्रा मिला जाती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्लोरोफार्म भी है, उसका भी सुगंधित पदार्थों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंश जरूर रहता है। तो ये क्या है, इसके मतलब टोटल जो है इसके उपयोग हैं। अब यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपके पूरे इस प्रकार से कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। चलिए आपका यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि एथेन से ब्रोमीएथेन कैसे प्राप्त करेंगे या कैसे बनाएंगे। चलिए एथेन, सबसे पहले आपको मैं इसका फॉर्मूला बताता हूँ। एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। क्या होता है, C2H6। लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या करना है, आपको लिख देना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या है आपका, एथेन है। अब आपको एथेन से ब्रोमो एथेन बनाना है। तो भैया जब हमें ब्रोमो एथेन अगर बनाना है तो हमें यहाँ पर Br2 यानी कि ब्रोमीन की आवश्यकता तो होगी ही, तो आपको Br2 यहाँ पर ले लेना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए करा देना इसका रिएक्शन। कितने पर कराना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यहाँ पर आपको अल्ट्रा वायलेट किरणें डालनी होगी, HV, ठीक है। ये क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी किरणें जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। पराबैंगनी किरणें यहाँ पर होंगी और इसका जो टेम्परेचर होगा वो 520 से 670 केल्विन तक आपको रखना है,
ये समझ गए आप लोग। बस इतना जब रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या, ब्रोमो एथेन बन जाता है। तो ब्रोमो एथेन मतलब CH3, ठीक है, CH3 और CH ये 3 है ना, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलकर आपका Br के साथ करेगा रिएक्शन, यहाँ पर एक कम हो जाएगा और वहाँ पर आपका Br जुड़ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा CH2Br, ठीक है, Br, और यहाँ से एक हाइड्रोजन और इसका एक Br निकलकर यहाँ पर बना देगा प्लस HBr, ठीक है। तो ये जो बन गया ऊपर, ये होता है आपका ब्रोमो एथेन, ठीक है। इस प्रकार से ये आपकी रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें आप लिख भी सकते हैं ब्रोमो एथेन आपका बन चुका है। और बाकी मैंने बताया कि HNU का मतलब यहाँ पर अल्ट्रावायलेट किरणें यानी कि पराबैंगनी किरणें हैं। तो इस प्रकार से 7 क्वेश्चन आपके यहाँ से टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, काफी प्यारा सा क्वेश्चन है और मैं आपके लिए ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन लाता रहूंगा। सेट-जेफ नियम को उदाहरण सहित समझाइए। अब हमें यहां पर क्या समझाना है, सेट-जेफ नियम। चलिए देखिए इसमें क्या होता है, इस नियम का भी जो है आपने हो सकता है काफ़ी सारे बच्चे ऐसा बोलेंगे कि भैया ये नियम तो हमारी केमिस्ट्री में है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, आपकी ही बुक में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को आप जरूर पढ़ा करिए। सेट-जेफ नियम, देखिए इसमें क्या होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ, ठीक है, इसमें मतलब जो H2SO4 है वो सांद्र लेंगे, ठीक है, और कितना टेम्परेचर रहेगा, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर एल्कोहल का OH का, ठीक है, जो एल्कोहल है उसका OH ग्रुप होता है एल्कोहल में, ठीक है, तो OH ग्रुप का अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मिलकर H2O के साथ अणु के रूप में निकल जाता है तथा एथिलीन गैस बन जाती है। देखिए कैसे होगा आपको मैं बताता हूं। पहले इसमें आपको लेना है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मतलब इसमें आप एल्कोहल लेंगे, जैसे एल्कोहल आप जानते हैं यहाँ पर हम ले सकते हैं C2H5 यानी एथिल एल्कोहल। तो अब आप इसमें लेंगे एथिल एल्कोहल, आप जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, C2H5OH, ठीक है, ये होता है एथिल एल्कोहल। अब इसको हमें संरचना यहाँ पर बनाना है इसकी, तो संरचना के रूप में जब आप लेंगे तो C आपका यहाँ पर 2 है, तो C आपके 2 हो गए और H क्या है 5 है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर 5 जगह पर का यहाँ पर जो है आपका जुड़ जाएगा क्या, H, ठीक है, तो C2H5। अब यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, एक H ये हो गया, एक आपका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें करा कि मोनोहाइड्रिक है, तो मोनोहाइड्रिक में आपका यहाँ पर 1 2 3 4 हो गए और जो 5वां होगा वो यहाँ पर नहीं रहेगा, बाकी यहाँ पर OH आपको कर देना है, ठीक है। और इसका जब कराएंगे आप लोग क्या रिएक्शन कराएंगे, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में जो आपका यहाँ पर किसकी उपस्थिति में होता है ये रिएक्शन, तो ये आपका जो है H2SO4 रहेगा, यानी कि सांद्र H2SO4 रहता है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। जितनी भी रिएक्शन आप कराएंगे तो उसमें आप उत्प्रेरक को जरूर लिखा करिए, ठीक है, ताकि मतलब जो रिएक्शन है वो क्लियर हो रहे और एग्जामिनर आपकी कोई भी मतलब उनको कोई गलती ना मिले कि आपके नंबर कट जाएं। तो यहाँ पर 160 से कितना 170 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर आपका टेम्परेचर रहेगा इसमें, और कह रहा है कि जो एल्कोहल का OH ग्रुप है वो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर H2O बनाता है। यहाँ पर समझिएगा, देखिए थोड़ा सा, जो यहाँ पर इसका OH ग्रुप है ये वाला और इसका एक अल्फा हाइड्रोजन, ये दोनों मिल जाते हैं, इससे अलग हो जाते हैं और बनाता क्या है, यहाँ पर बना देता है H2O, ठीक है, H2O बना देता है। और एक आपका यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन अभी इसमें कम है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। देखिए जब ये आपका इस प्रकार से बनेगा तो ये देखिए H और ये H हो गया H2 और यहाँ पर O, तो देखिए जल आपका अलग हो गया, लेकिन बचा क्या यहाँ पर, तो बच गया यहाँ पर CH2, देखिए CH2 आपका यहाँ पर ये बचा और इसका CH2 ये बच गया। अब आप जानते हैं कि जब एथिलीन बनता है तो वहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया प्लस आपका यहाँ पर H2O बन गया, तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल हो गया जो कि ये फार्मूला है, और इस प्रकार से रिएक्शन आपकी ये कंप्लीट हो चुकी है। और ये जो बन गया है CH2 डबल बॉन्ड के साथ, इसे बोलेंगे एथिलीन, ठीक है, एथिलीन, ये बन गया एथिलीन। अब आप लोग देखिए 10th क्लास में जब हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे तब आपने एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ा होगा, तो ये क्या है, एल्कीन है, ठीक है, इसका फार्मूला CnH2n बनेगा, ठीक है, CnH2n से, तो ये आपका एथिलीन है। नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 अगला है आपका, प्रयोगशाला में फिनाल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। चलिए प्रयोगशाला में फिनाल आखिरकार कैसे बनता है इसका रासायनिक समीकरण आपके सामने मैं रख देता हूं। तो यहां पर इसका आपको थ्योरी लिखना है कि प्रयोगशाला में फिनाल बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का
भाप आसवन करके बनाया जाता है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पर है। सबसे पहले आपको फिनाल बनाने के लिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है C6H5N2Cl। ये क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। फिर इसमें आपको लेना क्या है? यहाँ पर जलीय विलयन का भाप आसवन, यानी कि इसमें लेना है H2O, यानी कि जलीय विलयन आपको करना है, इसलिए H2O की आवश्यकता होगी। और इसमें कर देना है यहाँ पर गर्म, क्योंकि यहाँ पर भाप आसवन कह रहा है। जब इसको आप गर्म करते हैं तो यहाँ पर बनता क्या है? आपका बन जाता है भैया फिनॉल, क्योंकि हमें फिनाल ही तो बनाना है। तो फिनाल का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5OH। ठीक है, ये बन गया क्या? फिनॉल। और बचेगा क्या इसमें? तो इसमें N2 बचेगा, तो यानी कि नाइट्रोजन आपकी गैस अलग होगी, तो गैस की ये रूप में ऊपर की तरफ ये कर देंगे तो गैस हो गई। और बचेगा यहाँ पर आपका H इसका, ठीक है, H इसका यहाँ पर हो गया, और एक Cl इसका, यानी कि HCl बचेगा, तो HCl हो गया। इस प्रकार से पूरी रिएक्शन भी आपकी बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रयोगशाला में फिनाल बनाने की विधि। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मेथिल एल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या हो जाता है? ठीक है, क्या बनता है या क्या होता है, ऐसा आपको कुछ बता देना है। तो मेथिल एल्कोहल आपको कराना है रिएक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे मेथिल एल्कोहल, जो कि होता है CH3OH। ये क्या है? मेथिल एल्कोहल है। फिर इसमें आपको क्या लेना है? एसिटिल क्लोराइड। तो यहाँ पर होता है CH3COCl। ये क्या है? एसिटिल क्लोराइड है। अब इसको करा देना यहाँ पर गर्म, रिएक्शन करा देंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि मेथिल एसीटेट बनता है। ठीक है, अब इसीलिए मैं आपको हिंदी पहले बता देता हूं, ताकि आपको पता चल सके कि आखिरकार जो हमारा रिएक्शन है उससे मिलकर बनेगा क्या। ठीक है, तो मेथिल एसीटेट आपका बनता है इसमें। तो यहाँ पर बनेगा CH3COOCH3। ठीक है, तो यहाँ पर COO ये हो गया, और यहाँ पर CH3 ये है आपका CH3COOCH3, ये मेथिल एसीटेट होता है। बच जाएगा इसमें फिर से HCl। अब देखिए इसको आप समझिए थोड़ा सा। CH3 ये वाला, CH3 ये वाला, दोनों तरफ जुड़े हैं, और यहाँ पर CO और एक O इसका, तो COO हो गया। ये Cl इसका बचा और ये H इसका बचा। ठीक है, तो HCl आपका यहाँ पर आ गया। इस प्रकार से ये पूरी रिएक्शन आपकी यहाँ पर आपके सामने देखिए पूरी बैलेंस हो चुकी है, और आप लोग समझ भी गए होंगे। देखिए यहाँ पर मैं जीरो लेवल से आपको करा रहा हूँ। आपको कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। रिएक्शन की तो हम एकदम समझ लीजिए पूरा एकदम खत्म कर देंगे। एक भी रिएक्शन आपको ऐसी नहीं रहेगी जो आपको आए ना। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर साथ देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने कह रहा है कि फिनाल का लीबरमान अभिक्रिया द्वारा परीक्षण बताइए। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है लीबरमान रिएक्शन। यहाँ पर किसमें कराना है? फिनाल की। तो अब इसका आपको यहाँ पर थ्योरी पहले समझा देता हूँ, फिर रिएक्शन अभी हम करेंगे। ये यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक क्वेश्चन में आपको रिएक्शन देखने को जरूर मिलेगी। अगर आपको कोई थ्योरी पढ़ा रहा है तो आप समझ जाइए कि भैया पेपर में इससे आपका ज़्यादा थ्योरी नहीं आने वाला, क्योंकि थ्योरी तो आपके फर्स्ट पार्ट में भी है, इसलिए सेकेंड पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन करने का आप लोग ट्राई करिए। तो आप देखिए इसका जो यहाँ पर है कि जब फिनाल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में घुले सोडियम नाइट्राइड से अभिक्रिया करता है तो नीला या हरा रंग प्रकट होता है, और पुनः क्रियाकारी मिश्रण को जल से तनु करने पर रंग लाल हो जाता है तथा आधिक्य में NaOH मिलाने पर रंग पुनः नीला हो जाता है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है? देखिए तो ये लाल पीला नीला जो भी बन रहा है आपको हो सकता है समझ में ना आया हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने अब बिल्कुल यहाँ पर होने जा रही है रिएक्शन। देखिए सबसे पहले करा यहाँ पर आपको लेना क्या है? फिनाल लेना है। ठीक है, फिनाल लेना है तो हम इसमें लेंगे यहाँ पर फिनॉल, जो कि है C6H5OH। ये क्या है? आपका फिनाल है। अब फिनाल हमने जब लिया, इसमें आपको क्या लेना है? यहाँ पर लेना है H2SO4। आपसे शुरू में ही कहा गया सांद्र H2SO4 अम्ल में घुले सोडियम नाइट्राइड। तो अब इसमें हमने ये दोनों यहाँ पर अभिकर्मक ले लिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपको करा देना इसका क्या? रिएक्शन। और किसकी उपस्थिति में? तो सोडियम नाइट्राइड की। ठीक है, तो यानी कि सोडियम नाइट्राइड यानी NaNO2। ठीक है, ये क्या आता है? सोडियम नाइट्राइड। जब NaNO2 की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर बनता है क्या? लाल रंग। इतना समझ लीजिए,
लाल रंग बनेगा। आपसे यहाँ पर कहा गया शुरुआत में क्रिया करता है तो नीला या हरा रंग प्रकट होता है, और जब ये क्रियाकारी मिश्रण को जल से जब तनु करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रकट होता है लाल रंग। यहाँ तक हो गया ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन। उसके बाद कह रहा है कि तथा आधिक्य में NaOH मिलाने पर पुनः रंग नीला हो जाता है। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपका ये बना है लाल रंग, इसके आगे जब आप पुनः से रिएक्शन कराएंगे, देखिए पुनः आप लोग जब रिएक्शन कराएंगे इसमें, अब जब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर NaOH मिलाना है, तो यहाँ पर आप लेंगे क्या, NaOH, और ये आधिक्य में रहेगा, ठीक है, अधिक मात्रा में, यानी आधिक्य में, ठीक है, आधिक्य में। इस प्रकार से आधिक्य में जब NaOH इसमें मिलाते हैं तो जब आपका अगला स्टेप जो प्राप्त होगा वो आपको नीला रंग प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पर रिएक्शन करने पर जो इसके बाद प्राप्त होगा वो हमें क्या दिखेगा, नीला रंग दिखेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें देखिए रिएक्शन नहीं है, सिर्फ आपको कलर का चेंजेस समझ में आएगा, जो कि आपके सामने मैंने करा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर 12 क्वेश्चन हो गए। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया बताइए। तो चलिए क्लोरोबेंजीन आपके सामने मैं यहाँ पर रखता हूँ। क्लोरोबेंजीन के हम लोग यहाँ पर बनाएंगे क्या, संरचना। सबसे पहले बेंजीन ग्रुप आपके सामने बनाता हूँ इस प्रकार से, ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन बन गया। अब इसमें क्लोरोबेंजीन में आप जानते हैं कि ऊपर Cl जुड़ता है, तो यहाँ पर आप जोड़ देंगे क्या, Cl। अब इसमें Cl हो गया तो यहाँ पर लेंगे क्या आप लोग, इसमें भैया लेंगे NaOH, ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको करा देंगे गरम, रिएक्शन कर देंगे, और इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो आपका केल्विन रहेगा 623 केल्विन, ठीक है। और वायुमंडलीय दाब इसमें 300 वायुमंडलीय दाब। जब इतना करेंगे तो यहाँ पर आपका पहले क्या बनेगा, तो पहले बनेगा आपका यहाँ पर बेंजीन एथॉक्साइड, यानी कि आप लोग इसमें बेंजीन इस प्रकार से बना सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। ये बेंजीन है, आप लोग समझ लीजिएगा, यही जो रिएक्शन है। और यहाँ पर आपका ऊपर की तरफ O- Na प्लस ये बना। फिर आप लोग इसमें पुनः रिएक्शन कराएंगे, तो जब पुनः आप लोग अगले स्टेप में कराते जाएंगे यहाँ पर, तो लेंगे आप लोग HCl, और फिर आपका जब यहाँ पर उत्पाद बनेगा तो यहाँ पर नेक्स्ट उत्पाद जो आपका बन जाएगा वो आपका फिनॉल ही बनेगा। फिनॉल बनाना है तो यहाँ पर फिनॉल आपका बन जाएगा इस प्रकार से। तो अब लोग यहाँ पर आप लोग अच्छे से बना लीजिए, इस प्रकार से बेंजीन बनाइए, ठीक है। और जो कि मैं स्टेप आपको बता दूँ इस प्रकार से, और यहाँ पर OH जोड़ दीजिए। ये आपका जो बना है यही है फिनॉल, ठीक है। तो अगले स्टेप में आपका ये प्राप्त हुआ है फिनॉल, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये 12 क्वेश्चन आपके सामने मैंने पूरे रख दिए। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी यहाँ पर चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर आपके पास ल्यूकास परीक्षण क्या है। देखिए काफ़ी यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि जो अल्कोहलों का परीक्षण है इसमें से ल्यूकास परीक्षण या आपका विक्टर मेयर परीक्षण एक होता है। तो ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में लगभग इस बार ये आने वाले हैं। चलिए जानते हैं ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, आपको यहाँ पर अच्छे से समझाने वाला हूँ मैं, ठीक है। देखिए यह प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्सरी अल्कोहलों में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है, ठीक है। ये हमें बताती है कि कौन सा प्राथमिक, कौन सा द्वितीयक और कौन सा तृतीयक अल्कोहल है, ठीक है। मतलब इनमें अंतर बताने की एक विधि है। अब इसके बाद अत्यंत सरल विधि, यह भिन्न भिन्न अल्कोहलों की ल्यूकास अभिकर्मक, यानी कि देखिए जो इसमें ल्यूकास अभिकर्मक होता है ना, इसमें सांद्र HCl होता है और निर्जल ZnCl2, इन दोनों के मिश्रण को ही बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है। तो ये हो गया जैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो गया, वैसे ही आपका यहाँ पर ये ल्यूकास अभिकर्मक है। और इनके मिश्रण में जब आप लोग एल्कोहल मिलाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा प्राथमिक, कौन सा द्वितीयक और कौन सा तृतीयक है। लेकिन पता कैसे चलता है वो आपको मैं आगे बता रहा हूँ। देखिए के प्रति भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करने के पर आधारित है। किसी एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनता है जिससे धुंधलापन उत्पन्न हो जाता है। जैसे आपके सामने एल्कोहल है और इसमें आप HCl और ZnCl2 यानी आप लोग ल्यूकास अभिकर्मक मिलाते हैं तो यहाँ पर RCl बनता है प्लस H2O, जल अलग हो जाता है। तो मतलब एल्किल क्लोराइड तो आपका बन गया। जो आपका RCl है इसे बोलते हैं एल्किल क्लोराइड। तो एल्किल क्लोराइड आपका बनेगा ही बनेगा, चाहे आप प्राथमिक एल्कोहल लें, चाहे द्वितीयक लें, चाहे तृतीयक लें। लेकिन उनमें जो आपका धुंधलापन उत्पन्न होता है वो कैसे आपका होगा, तो यहाँ पर समझिए। अगर नंबर 1 स्थिति कमरे की ताप पर जो तृतीयक एल्कोहल होगा, जो टर्सरी मतलब तृतीयक, ठीक है, टर्सरी मतलब तृतीयक, जो तृतीयक एल्कोहल होगा वो तुरंत धुंधलापन उत्पन्न कर देगा। जब आप लोग यहाँ पर इसके अभिकर्मक यानी कि आप लोग इस ल्यूकास अभिकर्मक में मिलाएंगे तो यहाँ पर तुरंत धुंधलापन उत्पन्न कर देता है तृतीयक एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल। लेकिन दोस्तों जो सेकंड नंबर है
सेकेंडरी एल्कोहल यानी जो द्वितीयक एल्कोहल होगा। जब द्वितीयक एल्कोहल में आप लोग यहाँ पर ल्यूकास अभिकर्मक मिलाएंगे तो ये 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न करेगा। आप इसमें अंतर समझ पाए। जो टर्सरी अल्कोहल है, तृतीयक अल्कोहल है, वो तुरंत रिएक्शन करके धुंधलापन दिखा देता है, लेकिन जो सेकेंडरी अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है, वो आपको 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद यहाँ पर जो आपका प्राथमिक अल्कोहल होगा यानी प्राइमरी अल्कोहल है, वो धुंधलापन ही नहीं उत्पन्न करता, मतलब ये रिएक्शन ही नहीं करेगा और यह पारदर्शक विलयन बना रहता है। इस प्रकार से तीनों में आप अंतर समझ जाएंगे। जो प्राथमिक है वो धुंधलापन नहीं दिखाएगा, द्वितीयक आपको 5 से 10 मिनट में दिखाएगा, और जो तृतीयक यानी कि टर्सरी है वो तुरंत रिएक्शन दिखा के आपको धुंधलापन उत्पन्न करा देगा। इस प्रकार से इसको आप समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर के उपयोग बताइए। चलिए आपके सामने एल्कोहल के उपयोग में यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए एल्कोहल में यहाँ पर है मेथिल अल्कोहल तथा गैसोलीन का 20% मिश्रण एक श्रेष्ठ मोटर का ईंधन है। ये इसका उपयोग हो गया। तीनों को याद कर लीजिएगा, ये उपयोग आपके आते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद नंबर 2 है अल्कोहल का उपयोग में, इसका प्रयोग तेल, वसा तथा वार्निश के विलायक के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नंबर 3 है, इसका उपयोग रंजक, औषधियों तथा सुगंधियों के निर्माण में किया जाता है। तो ये नंबर 3 हो गया। इसके बाद है नंबर 4, इसका उपयोग यानी किसका उपयोग, एल्कोहल का उपयोग। ठीक है, तो एल्कोहल का उपयोग एल्कोहलीय पेय पदार्थों को बनाने में किया जाता है। अब फिनाल में आइए, तो देखिए फिनाल में आपका यहाँ पर नंबर 1 है फिनाल, यानी कि इसका उपयोग साइक्लोहेक्सेनॉल विलायक के रूप में या विलायक बनाने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें समझिए फिनाल का उपयोग बेकेलाइट प्लास्टिक के निर्माण में। अब इसके बाद ईथर का उपयोग समझ लीजिए, यहाँ पर दो आपको याद कर लेना, 2 में आपका काम हो जाएगा। तो देखिए ईथर का उपयोग जो है ये नंबर 1 है आपका, एल्कोहल तथा ईथर के मिश्रण का प्रयोग पेट्रोल के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है या किया जाता है। नंबर 2 है ईथर का प्रयोग धुआं रहित पाउडर बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसको आप समझ गए। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने और भी क्वेश्चन है कुछ, जो कि यहाँ पर जैव अणु चैप्टर से हैं। देखिए जैव अणु चैप्टर से आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक क्वेश्चन है, ग्लूकोज में CHO या COOH समूह की उपस्थिति कैसे दर्शाएंगे। ठीक है, ये समझना है आपको। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, ग्लूकोज फेलिन विलयन एवं टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित करता है। जैसे यहाँ पर आपके पास ये क्या है, फेलिन विलयन या टॉलिन अभिकर्मक, दोनों में से कोई एक ले लीजिए। और जब आप लोग ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ठीक है, इस प्रकार से जो लिखा गया है CHO और यहाँ पर CHOH का होल ऑफ 4 और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है CH2OH। ठीक है, ये ग्लूकोज है। जब इसको आप 2CuO यानी कि फेलिन विलयन इसमें मिलाते हैं तो यहाँ पर देखिए बनता क्या है, ये COOH और यहाँ पर CHOH का होल ऑफ 4 और यहाँ पर CH2OH और ये आपका फेलिन विलयन पुनः से आ गया और रेड PPT प्राप्त होता है। तो देखिए आपका इसमें COOH ये उपस्थिति आपको यहाँ पर दिख गई। बस इसको इस प्रकार समझना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए जैव अणु से क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेटों को उदाहरण देते हुए वर्गीकृत करिए। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है समझ लीजिए। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण उनकी आणविक जटिलता या उनके जल अपघटन पर उत्पन्न पदार्थों पर आधारित होता है। यहाँ पर कुछ निम्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं, जैसे कि आपका एक होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है आपका ओलिगोसैकेराइड, नंबर 3 होता है डाइसैकेराइड, नंबर 4 होता है ट्राइसैकेराइड और नंबर 5 होता है पॉलीसैकेराइड। अब चलिए मैं आपको इनका थोड़ा सा एक्सप्लेन करा देता हूँ कि आखिरकार मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड ये क्या होते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार की शक्कर है, आप जानते हैं। और कार्बोहाइड्रेट में ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है इस चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपका यहाँ पर आता है मोनोसैकेराइड। अब समझिएगा मोनोसैकेराइड में क्या होता है। देखिए तो मोनोसैकेराइड जो होता है ये एक सरल शक्कर होती है। शक्कर मतलब आप जो मतलब जो मीठे होते हैं ना, शक्कर आप जानते होंगे, चीनी। तो अब इसमें कह रहा है कि मोनोसैकेराइड मतलब कि ये एक प्रकार की सरल शक्कर होती है, इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता। आप समझ गए ना, जो आपकी मोनोसैकेराइड होगी ये एक सरल शक्कर तो है, लेकिन इसका जो जल अपघटन है वो नहीं किया जा सकता। इसके अणु में कार्बन परमाणु 6 से अधिक नहीं होते, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो यहाँ पर जो मोनोसैकेराइड है ये आपका ग्लूकोज भी हो सकता है और फ्रक्टोज भी हो सकता है, जो कि फार्मूला है C6H12O6। यानी कि ऐसा ही होता है, ये एक सरल शक्कर होती है और इसका आप जल अपघटन नहीं कर सकते। ये हो गया मोनोसैकेराइड। नंबर 2 आता है ओलिगोसैकेराइड। ठीक है,
ओलिगोसैकेराइड में समझिए, जो शर्कराएं जल अपघटित करने पर, ठीक है, जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइड के कुछ अणु या 2 से 10 अणु देती हैं, उन्हें ओलिगोसैकेराइड कहती हैं। ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड क्या होती है? जो मोनोसैकेराइड का जल अपघटन करने पर शर्कराओं का मोनोसैकेराइड दे दे, वो आपके यहाँ पर कहलाएगी ओलिगोसैकेराइड। या ये शर्कराएं डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड आदि प्रकार की भी हो सकती हैं या होती हैं। ठीक है, तो आप समझ गए। चलिए, इसके बाद यहाँ पर आता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में देखिए होता है, ये वे शर्करें हैं जो जल अपघटन पर मोनोसैकेराइडों के 2 अणु देती हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने C12 H22O11 ये शक्कर हो गई। इसका जल अपघटन जब कराते हैं तो यहाँ पर H2SO4 यानी कि तनु H2SO4 की उपस्थिति में तो भैया बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, यहाँ पर मोनोसैकेराइड के ओनली 2 अणु देगी, इसलिए इसको बोला गया डाइसैकेराइड। 2 अणु का मतलब, 2 का मतलब डाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया, जो कि मोनोसैकेराइड के ही समान होती हैं। एक आपका इसमें इंपॉर्टेंट है कि जल में विलेय विटामिन और वसा में विलेय विटामिन कौन कौन से हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए, जो जल में विलेय विटामिन होते हैं वो आपके होते हैं BC, और वसा में जो घुलनशील विलेय विटामिन होता है वो आपका होता है ADEK। ठीक है, इतना आप समझ गए। चलिए, अब ये जब आप लोग इतना समझ जाएंगे तो यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है डाउट क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपके सामने और भी काफ़ी सारी प्रयोगशाला विधियाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने मैं रखने वाला हूं। तो यार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जितना आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे ना, उतना यार मेरा मोटिवेशन लेवल और बढ़ेगा, और मैं आपके लिए ऐसे ऐसे कंटेंट अभी लाऊंगा बिल्कुल हाथ से तैयार करके, यानी हैंड रिटन नोट्स आपको तैयार करके बिल्कुल अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की तैयारी आपको मैं करा दूंगा। ठीक है, तो बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।